स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा हेरिडिटी। पहले तो यही समझने की ज़रूरत है कि आखिर हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं वंशानुगति। आप देखते होंगे कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं। आखिर ऐसा क्या होता होगा कि बच्चे के अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं? क्या होता है ऐसा, क्या वजह है कि बच्चे का जो कैरेक्टर है, बच्चे का जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है? इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। और जो कुछ भी चर्चा करेंगे, जो कुछ भी बात करेंगे, उसी को बोलते हैं क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी का सीधा सा मतलब होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में जाना। मसला ये है कि आखिर ये पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाता कैसे होगा। तो पहले हम हेरिडिटी को डिफाइन करेंगे कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इनटू द ऑफस्प्रिंग, यानी फादर या मदर का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। लेट बी सपोज, अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो मेल और फीमेल के इन्वॉल्वमेंट के चलते बनता है। ह्यूमन मेल के शरीर के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के शरीर में ओवम का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम वाला मुझे बेबी बनाना है, जबकि पेरेंट्स के अंदर भी 23 पेयर और मतलब फादर के अंदर भी 23 पेयर और मदर के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं। यानी कि 46 क्रोमोजोम इसमें भी हैं, 46 क्रोमोजोम इसमें भी हैं, और जो बनाना है उसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम होने चाहिए। और इन्वॉल्वमेंट कितने लोगों का हो रहा है? 2 लोगों का। तो इसका मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस स्पर्म के अंदर आधा क्रोमोजोम फादर का आए और इस ओवम के अंदर आधा क्रोमोजोम मदर का आए। तो क्रोमोजोम के नंबर को आधा करने के लिए, ठीक है, क्रोमोजोम के नंबर को और अमाउंट को आधा करने के लिए मनुष्य के शरीर में या दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में एक डिवीजन का तरीका फॉलो किया जाता है जिसे हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस डिवीजन का वो तरीका है जिसमें क्रोमोजोम का नंबर और क्रोमोजोम का जो अमाउंट होता है वो आधा हो जाता है। यानी कि अगर 46 क्रोमोजोम पेरेंट्स के अंदर हैं तो मात्र 23 क्रोमोजोम स्पर्म के अंदर और 23 क्रोमोजोम ओवम के अंदर आएंगे। अब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर पे हमने डिस्कस करते हुए चर्चा किया था। यहाँ हमें क्या डिस्कस करना है कि यहाँ मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट से कंबाइन होता है तो जाइगोट बनाता है। अब जाइगोट की जो सेल है वो सिंगल सेल होती है, यानी एक सेल होती है, और उसके अंदर जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो किसी एक पेरेंट्स के अंदर क्रोमोजोम की संख्या के बराबर, यानी कि 23 पेयर या फिर 46 कह सकते हैं, 46 क्रोमोजोम होता है। यानी कि जो बेबी के अंदर जो बेबी बना है या जो बेबी का जाइगोट बना है उसके अंदर फादर के भी क्रोमोजोम और मदर के अंदर पाए जाने वाला क्रोमोजोम भी आया है। यानी बेबी के अंदर फादर का भी क्रोमोजोम और मदर का भी क्रोमोजोम बेबी के अंदर आया है। मसला ये है कि आखिर ये क्रोमोजोम होता क्या है। तो क्रोमोजोम शरीर के अंदर या सेल के अंदर पाए जाने वाला वो मटेरियल है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, यानी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे बिहेवियर का जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो कौन रखता है? क्रोमोजोम रखता है। अब मसला ये है कि आखिर ये क्रोमोजोम पाया कहाँ जाता है। तो आइए समझते हैं बेटा। अगर मैं किसी सेल को ऑब्जर्व करता हूँ, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को ऑब्जर्व करता हूँ, तो उसका सेल का 2 पार्ट होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमैटिन थ्रेड, यानी कि क्रोमैटिन धागा। क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है। जब कोई सेल की इच्छा होती है कि वो क्या करे, वो डिवीज़न करे, तो ये जो क्रोमैटिन धागा है
वो कंडेंस होकर के एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बायो की भाषा में क्रोमोजोम कहते हैं। यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड ही क्या हो रहा है, कंडेंस होकर के एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमोजोम कहते हैं। इस क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर हर काम के लिए एक जीन पाया जाता है, और जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। यानी जीन के अंदर क्या पाया जाएगा, एलील्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बात करूं कि किसी मनुष्य के शरीर के अंदर मैं हाइट के जीन को ऑब्जर्व करूं, या किसी प्लांट के अंदर, मान लीजिए पी प्लांट के अंदर यानी कि मटर के प्लांट के अंदर मैं हाइट के जीन को ऑब्जर्व करता हूं, तो पहले तो यही समझने की ज़रूरत है कि आखिर जीन होता क्या है। तो बेटा, जीन डीएनए के ऊपर पाया जाने वाला वो सेगमेंट है। जीन को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ओवर द क्रोमोजोम। ध्यान से सुनिएगा, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ओवर द क्रोमोजोम विच सिंथेसाइज स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी दैट एक्सप्रेस पर्टिकुलर कैरेक्टर। यानी जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है, और वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है जो सिग्नल भेजता है कि जाओ भाई ये वाला काम करो। जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके शरीर में खाना को पचाने वाली जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो एक स्पेसिफिक तरह का आपके बॉडी में केमिकल बनाती है जिससे डाइजेशन का प्रोसेस बड़ी आसानी से हो जाता है। इनटू द सेम वे यहाँ भी हमें यही समझना है कि आखिर जीन है क्या। तो जीन क्या है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ओवर द क्रोमोजोम विच सिंथेसाइज स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी दैट एक्सप्रेस पर्टिकुलर कैरेक्टर। दिस इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, जीन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर जीन क्या है तो इस तरह से समझा सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी एक जीन को ऑब्जर्व किया, मान लीजिए मैंने हाइट के जीन को ऑब्जर्व किया, तो अगर मैं हाइट के जीन को ऑब्जर्व करता हूं तो हाइट के जीन की दो पॉसिबिलिटी होती है। एक मान लीजिए टॉल होगा और एक मान लीजिए ड्वार्फ होगा। ये दोनों क्या कंसीडर किए जा रहे हैं, एलील्स कंसीडर किए जा रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो एक बार फिर से क्लियर करता हूं कि हमें क्या जानना था, हमें ये जानना था कि भाई जो बेबी के अंदर जो कैरेक्टर है वो पेरेंटल कैरेक्टर से आता है, यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर के जैसा होता है। तो मसला ये हुआ कि आखिर पेरेंटल कैरेक्टर बेबी के अंदर आता कैसे है। तो कहा गया कि 23 क्रोमोजोम फादर का और 23 क्रोमोजोम मदर का आता है तो जाइगोट बनता है। इसीलिए जो बेबी है उसके अंदर क्या होता है, पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यानी कि अब ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्रोमोजोम क्या है। तो मैंने कहा कि किसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन धागा होता है जो कि कंडेंस होकर के एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको डीएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर एलील्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं हाइट का जीन ले रहा हूं, तो हाइट को रेगुलेट करने वाली एक जीन पाई जाएगी जो एक स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन बनाएगी जो हमारे बॉडी में पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। हमारे शरीर में हम हर काम के लिए जो भी काम होता है, हर काम के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक तरह का जीन होता है जो स्थिति के अनुसार एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है। जैसे मान लीजिए ये लंबा सा डीएनए का सेगमेंट है तो यहाँ बहुत सारे जीन कोडेड होंगे और स्थिति के अनुसार प्रत्येक जीन क्या होंगे, एक्टिवेट होते हैं और वो अपना काम करते हैं। ठीक है, अब इसलिए क्रोमोजोम क्या है ये समझ में आ गया होगा कि क्रोमोजोम जो होता है किसी व्यक्ति का जो भी बिहेवियर है उसका सारा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखा हुआ है। यानी कि अगर फादर का क्रोमोजोम बेबी के अंदर आया या मदर का क्रोमोजोम बेबी के अंदर आया तो फादर का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो बिहेवियरल इंफॉर्मेशन है वो भी बेबी के अंदर आया है और मदर का जो बिहेवियरल इंफॉर्मेशन है वो भी बेबी के अंदर आया है। दिस इज द रीज़न, दिस इज द वजह जिससे कि बेबी के अंदर जो कैरेक्टर है वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है। सो व्हाट इज हेरिडिटी? आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। हेरिडिटी का मतलब यही होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में जाना। मसला ये था कि आखिर जाता कैसे है, तो मैंने कहा क्रोमोजोम के थ्रू जाता है। क्या है क्रोमोजोम? सेल के अंदर पाया जाने वाला वो जटिल चीज जिसके अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियरल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है मैंने आपको बताया। अब आगे
इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हमने एक चीज़ समझा लिया कि हेरिडिटी क्या होता है। मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इनटू द ऑफस्प्रिंग इज कंसीडर्ड हेरिडिटी। दूसरी चीज़ जो मुझे डिफाइन करनी थी वो डिफाइन करनी थी जीन। अब इतनी बात अगर क्लियर हो जाती है तो अब इसके बारे में हम चर्चा कर लिए। तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, मेंडल साहब इसके बारे में बहुत डिटेल में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। एक्चुअली मेंडल साहब, जैसा कि हम सोचते हैं कि आखिर बेबी जो है वो अपने पेरेंट्स के जैसा क्यों दिखता है, वैसा उन्होंने भी सोचा, और बस सोचा ही नहीं, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी अब पढ़ने वाले हैं हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हेडिंग दीजिएगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपना 3 लॉ दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? अब बात यहीं तक नहीं रुकी, ये तो उनके लॉ है। लॉ तो तब आएगा जब पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस प्लांट को लिया उसका नाम है पी प्लांट, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। क्या नाम होता है? पाइसम सटाइवम इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर उन्होंने पाइसम सटाइवम को क्यों लिया? तो वजह ये है कि एक तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे, और दूसरी चीज़ क्या थी, लाइफ साइकिल जो थी वो शॉर्ट थी। तो उनका जीवन काल शॉर्ट हो था, यानी कि छोटा था, यानी कि 2 ही महीने के अंदर उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हम ढेर सारे इन्फॉर्मेशन को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं बरगद का पेड़ लूँगा तो 5 जन्म लूँगा तो एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर पाऊँगा। तो भी हो कि ना हो, नॉट क्लियर अबाउट इट। लेकिन इसका लाइफ साइकिल थोड़ा छोटा है तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑब्जर्व कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके अंदर जो कैरेक्टर है उन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए उन्होंने इस बात को समझने के लिए कि आखिर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो बेबी के अंदर कैसे जाता है और कैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर देखते हैं, इस बात को समझने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर? पाइसम सटाइवम यानी कि मटर के पौधे के ऊपर। कब से कब किया? उन्होंने 1856 से लेके 1863 तक, यानी फ्रॉम 1856 to 1863 he has do the experiment at least 7 years on 7 different gene that is occurring into the what pea plant। उन्होंने 7 अलग अलग जीन को 7 अलग अलग सालों में ऑब्जर्व किया, जिससे कि उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर को देखा। क्या है वो कैरेक्टर? अब जैसे समझिएगा, उन्होंने एक कंडीशन समझाई। एक चीज होता है डोमिनेंट और एक चीज होता है रिसेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनेंट एंड रिसेसिव? व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव? तो ऐसा समझिए कि हमारे अंदर मेरे फादर के भी कैरेक्टर आए होंगे। 23 क्रोमोसोम हमारे फादर के भी हमारे बॉडी में है और 23 क्रोमोसोम हमारे मदर के भी हमारे बॉडी में। तो स्टिल पीपल आर सेइंग टू मी, हे यू आर लुकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक योर मदर। तुम अपनी मम्मी की जैसा ज़्यादा दिखते हो, पापा के जैसा थोड़ा कम दिखते हो, ऐसा लोगों ने कहा है। आई डोंट नो, और मैंने इतना बहुत ऑब्जर्व भी नहीं किया, इतना मेरी अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा लोग कहते हैं उस हिसाब से हम समझते हैं कि मैं अपनी मम्मी की जैसा ज़्यादा दिखता हूँ। उसका मतलब ये है कि मेरा जो भी फिजिकल अपीयरेंस है उसमें हमारे मदर के जो कैरेक्टर हैं, हमारे मदर के जो क्रोमोसोम हैं वो डोमिनेंट हैं, जिसके चलते मैं अपनी मदर के जैसा दिखता हूँ। इसी तरह से मेंडल साहब ने जब 7 अलग अलग कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि कैरेक्टर तो दोनों जा रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब दोनों एक साथ होते हैं, तब रिसेसिव वाला नहीं करता है। कहने का सेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं
एक हाइट के जीन को ऐसे लिखता हूँ, हाइट की जीन को लिखता हूँ, अगर वो मान लीजिए टॉल है तो उसको कैपिटल टी कैपिटल लिखता हूँ, और अगर वो ड्वार्फ है तो उसको स्मॉल टी लिखता हूँ। और मैं ऐसा कहता हूँ कि जो टॉल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। अब मसला ये है कि आखिर मैंने दो ही कैपिटल टी क्यों लिखा? तो इसलिए लिखा क्योंकि हमारे शरीर में क्रोमोजोम, जीन, एलील सब के सब पेयर में पाए जाते हैं, लेकिन जब वो गैमेट में जाते हैं तो उसका जो पेयर है उसका आधा ही गैमेट के अंदर जाते हैं। वही तो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम उस पर चर्चा करेंगे। पर हमने कहा कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। पर ये मसला क्लियर कब होगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है? तो ये बात तब पता चलेगी जब किसी भी कैरेक्टर के अंदर या किसी भी कैरेक्टर का जो जीन है जब वो हेट्रोजाइगस सिचुएशन में हो। किस सिचुएशन में हो? हेट्रोजाइगस सिचुएशन में, मतलब आधा डोमिनेंट वाला हिस्सा हो और आधा रिसेसिव वाला हिस्सा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जीन पेयर में पाया जाता है। मान लो कि आधा इसमें से आया, ये फादर वाला हिस्सा है, और मान लो आधा इसमें से आया जो मदर वाला हिस्सा है। तो बेबी के अंदर जो, मान लो कि ये फादर से आया और ये मदर से आया, तो जो बेबी के अंदर कैरेक्टर दिखेगा वो ये दिखेगा कि वो टॉल है, जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था न तो वो टॉल हो न तो वो डॉर्फ हो, बीच वाला हाइट का हो। क्यों? क्योंकि आधा जीन जो है टॉल का है और आधा जीन डॉर्फ का है। ऐसा मेंडल साहब ने पी के प्लांट के अंदर देखा, और इस बात को उन्होंने जब समझा तो कहा देखो भाई, जब कोई जीन हेट्रोजाइगस सिचुएशन में होती है तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके। इस तरह से उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। पहला जो कैरेक्टर ऑब्जर्व किया, डोमिनेंट कैरेक्टर जो ऑब्जर्व किया, वो हाइट में ऑब्जर्व किया और देखा कि हाइट में एक होता है टॉल और एक होता है ड्वार्फ, जिसमें टॉल जो होता है वो डोमिनेंट होता है और जो ड्वार्फ होता है वो रिसेसिव होता है। दूसरा जब उन्होंने कैरेक्टर ऑब्जर्व किया तो क्या देखा? सीड को देखा। जब सीड को देखा तो उन्होंने 2 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, एक ऑब्जर्व किया राउंड और एक रिंकल्ड, यानी कि सीड के अंदर शेप को ऑब्जर्व किया और देखा कि ये राउंड है और ये रिंकल्ड है। उसी तरह से सीड के शेप को ऑब्जर्व किया तो बोला राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। उसी तरह जब सीड के कलर को देखा तो बोला येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। फिर तीसरा कैरेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया जिसको पॉड कहते हैं। पॉड मतलब छेमी का छिलका। और जब छेमी के छिलकों को ऑब्जर्व किया तो कहा कि छेमी का जो छिलका है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक इन्फ्लेटेड हो सकता है यानी चिकना अच्छा दिखने वाला, और एक झुर्रीदार हो सकता है। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन देखा जो डोमिनेंट वाला था वो था इन्फ्लेटेड, और दूसरा क्या देखा? कंस्ट्रिक्टेड। उसी तरह से उन्होंने दूसरी चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये था कि जो ग्रीन कलर जो होता है पॉड का वो डोमिनेंट होता है और जो येलो कलर होता है पॉड का वो रिसेसिव होता है। उन्होंने चौथा जो कैरेक्टर ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व किया फ्लावर के बारे में, और कहा देखो फ्लावर एक होता है एक्सियल और एक होता है टर्मिनल। अब एक्सियल का क्या मतलब है? जैसे अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, तो अगर फ्लावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है तो इस कंडीशन को हम एक्सियल कहते हैं। और अगर मान लीजिए फ्लावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको टर्मिनल सिचुएशन कहते हैं। दूसरा फ्लावर में ऑब्जर्व किया कलर, तो बोला वायलेट कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और वाइट कलर रिसेसिव होता है। दिस इज द 7 डिफरेंट कैरेक्टर दैट हैज़ व्हाट अंडरस्टैंड बाय द मेंडल साहब, जो कि मेंडल साहब के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। उन्होंने ऑब्जर्व किया इस 7 कैरेक्टर को, उन्होंने देखा कि ये लोग डोमिनेंट हैं और ये लोग रिसेसिव हैं। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। लेट मी रिपीट इट अगेन। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर मैं हाइट के जीन को ऑब्जर्व करता हूँ तो एक हाइट की 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक टॉल और एक डॉर्फ। मैं ये कहता हूँ कि टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ रिसेसिव है, या मान लो ये फादर हैं जो कि टॉल हैं और मदर जो है कि वो डॉर्फ है।
किसी प्लांट के बारे में ऑब्जर्व करता हूँ, ये ह्यूमन बीइंग के लिए वैलिड नहीं है, मैं कक्षा 10 लेवल पे ये बात कर रहा हूँ। 10th लेवल पे ये सब कुछ सही है, आगे चल के बहुत सारे वेरिएशन दिखेंगे, तो कोई फालतू कमेंट करके नहीं कहेगा कि सर ये तो आगे चल के ह्यूमन बीइंग में बदल जाता है, नहीं, उसके लिए आप हायर क्लासेस क्लास 11 12 की वीडियोज़ में ऑब्जर्व करिएगा कि क्या वेरिएशन होता है। 10th में इतना ही समझना है, ठीक है। तो ये टॉल हो गया और ये क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। तो टॉल का जो जीन है वो मैंने कैपिटल टी मान लिया और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी मान लिया। अब क्या होता है, जब जीन गैमेट में जाता है तो आधा ही जाता है, तो कैपिटल टी गया फादर का और स्मॉल टी गया मदर का। तो इसमें आधा टॉल वाला है जीन, आधा डॉर्फ वाला जीन है, तो उसको बीच वाले हाइट का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, ये टॉल होता है। इसका मतलब कि जब भी कोई जीन हेट्रोजाइगस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन को, जीन के इस सिचुएशन को बायो की भाषा में हेट्रोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस सिचुएशन में हो। तो जब भी जीन हेट्रोजाइगस सिचुएशन में होती है तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला नहीं करता है। तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस सिचुएशन बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट, मेंडल्स। नाउ मेंडल के पहले और दूसरे लॉ को समझने की जरूरत है कि क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंसी और क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम मटर के प्लांट के अंदर, ऐसा मेंडल साहब ने किया, उन्होंने मटर के प्लांट के अंदर 7 अलग अलग कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। मान लेता हूं कि उन्होंने प्लांट के हाइट को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि एक मटर का पौधा टाल है और एक मटर का पौधा ड्वार्फ है। ऐसा तब उन्होंने देखा जब उन्होंने सीड को ज़मीन पे फेंका। जब सीड को ज़मीन पे फेंका तो सीड बड़ा हुआ, सीड में से पेड़ बना, पेड़ में से फ्लावर आया। एक पेड़ लंबा हुआ, एक पेड़ छोटा हुआ। फ्लावर आया तो फ्लावर आएगा तो उसमें क्या होगा, मियोसिस से पोलन ग्रेन बनेगा और यानी कि मेल और फीमेल गैमेट बनेगा। फिर क्या होगा, इसमें से चीज़ें ट्रांसफर होंगी। तो अब इनके जीन को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि इनका जीन कैसा है। तो इनका जीन हाइट का ऑब्जर्व कर रहे जा रहे हैं, हाइट के लिए जीन कैपिटल टी है और इनके लिए हाइट का जीन स्मॉल टी है। अब जैसा कि जानते हैं कि जब जीन से गैमेट बनता है तो क्रोमोजोम का जो नंबर और अमाउंट है वो आधा हो जाता है, तो जो गैमेट बनेगा वो सिर्फ कैपिटल टी बनेगा, मतलब एक ही गैमेट में इस पेयर में से एक जाएगा, इस पेयर में से सिर्फ एक जाएगा गैमेट में। वही स्थिति यहाँ होगी, जीन के पेयर में से सिर्फ एक जाएगा गैमेट में। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यदि आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, मैं मुंह से बोलता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चूंकि मेंडल साहब मैथ के स्टूडेंट थे तो उन्होंने जीन को फैक्टर कहा था। बोला कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिसाइडेड बाय इंटरनल फैक्टर विच ऑकर्स इनटू पेयर, विच ऑकर इन पेयर एंड इनटू द पेयर ओनली वन आर इनहेरिट इनटू गैमेट। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है उसके अंदर प्रेजेंट जीन यानी कि फैक्टर से डिसाइड होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल साहब ने जीन को क्या कहा, तो उन्होंने फैक्टर कहा। तो उस फैक्टर में से क्या होता है, जीन में सिर्फ आधा ही जाएगा, आधा ही जा रहा है ना। तो इन्होंने यही कहा कि द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिसाइडेड बाय इंटरनल फैक्टर विच ऑकर्स इनटू पेयर एंड इनटू द पेयर ओनली वन आर इनहेरिट इनटू गैमेट। क्लियर, वही चीज़ यहाँ भी देख रहे हैं, कैपिटल टी है लेकिन गैमेट में आधा ही जाता है। यहाँ से आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ लिया। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ऑब्जर्व करके पहले स्टेप में आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ लिया कि द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिसाइडेड बाय इंटरनल फैक्टर विच ऑकर्स इनटू पेयर एंड इनटू द पेयर ओनली वन आर इनहेरिट इनटू गैमेट। दिस इज व्हाट, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंसी, वो कैसे समझेंगे। देखिए भाई, इनके अंदर गैमेट इस तरह के जीन का बना है और इनके अंदर गैमेट जो आया है उसमें इस तरह के जीन है। अब क्या होगा, इनमें क्रॉस कराएंगे हम। क्रॉस कराने के लिए एक विधि होती है, एक तरीका होता है जिसे हम पिनेट स्क्वायर सिस्टम कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा कैपिटल टी और यहाँ लिखा स्मॉल टी। इन दोनों के गैमेट कैपिटल टी और इन दोनों के गैमेट स्मॉल टी। अब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे जीन क्या हैं, हेट्रोजाइगस सिचुएशन में हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया। हेट्रोजाइगस सिचुएशन में मैंने ये कहा था कि डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाला नहीं करेगा। तो हियर यू कैन से ऑल द जीन आर इन हेटेरोजाइगस सिचुएशन। सभी जीन किस सिचुएशन में है, हेट्रोजाइगस सिचुएशन में है। thus dominant character will express। ठीक, और यही क्या है बच्चों, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंसी कि इफ द जीन इज ऑकरिंग इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन हेट्रोजाइगस सिचुएशन देन डोमिनेंट वन विल एक्सप्रेस एंड रिसेसिव विल नॉट। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। और इस तरह से आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सहारे अपने लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सीखा। सो फॉर द टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर यू। वी विल मीट अगेन इनटू द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी हाई एनर्जी, अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड फन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।